कि जर्मनी सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी वाला देश है, वहां भी ईवीएम यूज नहीं होता है। दूसरी लाइन उन्होंने लिखी थी कि अमेरिका में 50 स्टेटों में 32 स्टेटों में ईवीएम का इस्तेमाल नहीं होता है। तो ईवीएम पे सवाल किसने उठाया था सबसे पहले? क्या मंगलसूत्र छीनने का काम किसने किया है? दिल पे हाथ रख के बोलिएगा सुधांशु जी। 28,000 रुपए पर तोला मिलता था सोना, आज 80,000 रुपए पर तोला है। ना किसान सोना खरीद सकता है, ना आम जनता खरीद सकती है, ना गरीब खरीद सकता है। कौन खरीद रहा होगा? धन्ना सेठ लोग खरीद रहे हो। आप बार बार मन से नफरत की बात करते हुए हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम सब एक है। भदौरिया जी फ्रंटियर मेल की तरह बोल देते हैं और कितनी छिछोरी बचकानी बातें करने लगते हैं। भाई गोल्ड प्राइसेस कोई भारत सरकार तय करती है, इंटरनेशनल मार्केट तय करता है। नमस्कार दोस्तों, एक वापस से नए डिबेट वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं गोलू रिएक्शन टीवी। तो दोस्तों एक बार फिर से सुधांशु त्रिवेदी जी का डिबेट वीडियो लेके आ चुका हूं। और दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने जो है ईवीएम पर सवाल उठाने वालों को जो है उनकी बोलती बंद कर दी है। ये लोग जो विपक्षी पार्टियां खास करके ये लोग जब भी चुनाव आती थी ईवीएम पर दोष देती थी कि ईवीएम को हैक कर लिया है, ठीक है। और तो इसी को लेके जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भैया ईवीएम से ही चुनाव होगा, बैलेट पेपर से चुनाव नहीं होगा। इस पर जो है आज की डिबेट सुधांशु त्रिवेदी और अनुराग भदौरिया के बीच में गर्मा गर्म बहस होती है। तो दोस्तों डिबेट शुरू कर लेते हैं। चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। हर बार जो विपक्ष के नेता हैं वो ईवीएम को लेकर अपनी शंका जाहिर कर ही रहे हैं। मैं अनुराग जी से इसके बाद प्रतिक्रिया लूंगी, लेकिन सबसे पहले मेरा आप ही से ये सवाल है कि क्या इतना आसान होगा? क्योंकि बेहतर तो हुआ है पहले फेज से, लेकिन अब ये असर समझना मुश्किल है कि ईवीएम में ज्यादा लोगों का भरोसा हो रहा है या प्रधानमंत्री के राजस्थान वाले भाषण में जब उन्होंने कांग्रेस मैनिफेस्टो को मुस्लिम लीग से लेकर हिंदुओं के मंगलसूत्र मुसलमानों को दे देने की बात कह दी, संपत्ति देने की बात कह दी। ईवीएम पे सवाल उठाने वाले कितना अद्भुत सवाल उठाते हैं कि पंजाब में ईवीएम अच्छा काम करती, हरियाणा में गड़बड़ हो जाती है, हिमाचल में अच्छा काम करती, उत्तराखंड में गड़बड़ हो जाती है, दिल्ली में अच्छा काम करती, यूपी में गड़बड़ हो जाती है, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में 2018 में सही काम करती, 2023 में गड़बड़ हो जाती है, और कर्नाटक में 2018 में गड़बड़ थी मगर आश्चर्यजनक रूप से 2023 में बहुत अच्छी हो जाती है। फिर तेलंगाना बंगाल में बहुत अच्छा काम करती है, फिर गुजरात महाराष्ट्र में गड़बड़ हो जाती है, तमिलनाडु में लगातार अच्छा काम करती है और उसके बाद असम में गड़बड़ हो जाती है। मुझे लगता है इस प्रकार के बचकाने और छिछोरे तर्क देना और कुछ नहीं है, अपनी अवश्यंभावी पराजय की भूमिका निभाना है। ये बात साफ दर्शाता है कि उनको अंदाजा लग गया कि अब हार होनी है, तो हार की पेशबंदी कैसे की जाए वो शायद उन्होंने करना शुरू किया था, और आज सर्वोच्च न्यायालय ने उस सारी बातों पर विराम लगा दिया। अनुराग जी देखिए, ये मुद्दा बहुत गंभीर है। देखिए, ये राजनीतिक तूतू महमे से ऊपर है। आप लोग रामलीला मैदान में रैली करते हैं, पीछे लिखते हैं सवाल तो सुनिए, लोकतंत्र बचाओ रैली है। चुनाव आयोग का ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमारे पक्ष में आया है, हम उसका स्वागत करते हैं। अब ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बंद करें लोग, क्योंकि इससे मतदाता के मन में तरह तरह की शंकाएं और भ्रम पैदा होते हैं, वो भ्रमित होते हैं, वोटिंग परसेंटेज घटती है। लोकतंत्र को इससे बड़ा डिससर्विस क्या किया जा सकता है? क्या सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद कम से कम आप लोग ईवीएम पर शक पैदा करना बंद करेंगे? अगर किसी उम्मीदवार को शिकायत है तो ईसी को रखना है 45 दिन तक मतपेटी, वहां पर उनको जांच के लिए उसे खोलना पड़ेगा। ये तमाम सुविधाएं मिलने के बाद क्या अब ये आरोप बंद होंगे? देखिए अंजना जी, एक चीज मान के आप चलिए कि भारतीय जनता पार्टी कितनी खूबसूरती से झूठ बोलती है। आज सुधांशु जी सत्ता पक्ष में, उनकी आवाज बदल गई है। अब कैसे आवाज उनकी बदली? यही सुधांशु जी को याद होगा 2010 में जीवीएल नरसिम्हा राव ने किताब लिखी थी ना, जिसमें आडवाणी ने क्या लिखा था कि जर्मनी सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी वाला देश है, वहां भी ईवीएम यूज नहीं होता है। दूसरी लाइन उन्होंने लिखी थी कि अमेरिका में 50 स्टेटों में 32 स्टेटों में ईवीएम का इस्तेमाल नहीं होता है। तो ईवीएम पे सवाल किसने उठाया था सबसे पहले? आडवाणी जी ने उठाया था, और आज आप उनको भूल गए। हाँ, वो बात दूसरी मार्गदर्शक मंडल में आपने डाल दिया है, तो भूल तो जाएंगे ही आप तो वो सब भूल चुके हैं जो भारतीय जनता पार्टी पहले कहती थी। भारतीय जनता पार्टी ने क्या क्या कहा था पहले? भारतीय जनता पार्टी पहले मुद्दे क्या होते थे? पहले भारतीय जनता पार्टी के मुद्दे होते भ्रष्टाचार। अंजना जी, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो पकड़िएगा, भ्रष्टाचार। और आज मुद्दा क्या हो गया? भ्रष्टाचारियों को अपने साथ ले आना, उनको पाक साफ कर देना। यही भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा क्या होता था? परिवारवाद। आज भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा परिवारवाद नहीं है, क्योंकि परिवारवादियों के साथ वो सत्ता चला रहे हैं, हर जगह परिवारवादियों के साथ सत्ता चला रहे हैं। और परिवारवादियों के साथ कि उन्होंने कितनी टिकटें दी है इसमें हमें कहने की जरूरत नहीं है। दूसरा सवाल, ये क्या कहते थे उस समय? महंगाई बहुत है। भैया, मंगलसूत्र छीनने का काम किसने किया है? दिल पे हाथ रख के बोलिएगा सुधांशु जी। 28,000 रुपए पर तोला मिलता था सोना,
आज 80,000 रुपए पर तोला है। ना किसान सोना खरीद सकता है, ना आम जनता खरीद सकती है, ना गरीब खरीद सकता है। कौन खरीद रहा होगा? धन्ना सेठ लोग खरीद रहे होंगे जिन पे 80,000 तोला खरीदने की जिनकी ताकत होगी। किसने छीना है ये हक? आपने छीना है। आप अपनी कमजोरी छिपा रहे हैं। नोटबंदी से किसने छीना था यह हक? नोटबंदी जब आपने की थी, आपने नोटबंदी में कहा था आतंकवाद खत्म हो जाएगा, काला धन खत्म हो जाएगा, लेकिन क्या हुआ? उन जो घरों में जो महिलाएं रहती थी, उनका जो अपना जरूरतमंद का पैसा था, वो भी सब छीन के आपने निकाल लिया। आपने छीना है, आपने छीनने का काम किया है। चाहे रेलवे हो तो आपने प्राइवेटाइज किया, चाहे एयरपोर्ट हो तो प्राइवेटाइज किए, एयरलाइंस हो तो प्राइवेटाइज किए। आपने जितनी यहां पब्लिक सेक्टर यूनिट थी, कितनी आपने पीएसयू को प्राइवेटाइज किया है। क्यों आप छीन रहे हो? दे कुछ नहीं रहे आप जनता को। जनता को दे रहे तो पता क्या है आप? नफरत की राजनीति। क्योंकि आपको पहले चरण में हार का पता चल गया, तो आप समाज के अंदर एक नफरत की राजनीति फैलाना चाहते हो। आप बार बार मन से नफरत की बात करते हुए हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक है, और आप इसमें डिवाइड एंड रूल करने की कोशिश मत कीजिए। आपको जनता ने आईना दिखा दिया पहले चरण में, दूसरे में भी दिखाने जा रहा है। इसलिए सुधांशु जी मुद्दों पर रहिए, आप मुद्दों पे बात नहीं करते। अनुराग जी को मेरी आवाज पहुंच रही है ना? अनुराग जी, इनको मुद्दे आपने तमाम अपनी बातें कह ली, मेरे सवाल का एक जवाब दे दीजिए। 3 मिनट बोलने के बाद तो एक जवाब बनता है ना। 3 मिनट तो आपने बोल लिया जो आपने पहले से सोचा था, अब तो जवाब दे दीजिए। क्या इसके बाद कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बंद होंगी विपक्ष की तरफ से? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एड्रेस कर दिया है। इसके बाद क्या वोटर्स को ईवीएम के नाम पर भ्रमित करने की जो रणनीति है वो बंद नहीं होनी चाहिए? एक जवाब दे दीजिए सर। देखिए, हमने आपको पहले ही बोला है, हम भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं है। हम लोग सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का सम्मान करते हैं। ये तो नहीं करते ना, ये तो ऑर्डिनेंस ले आते हैं। आपको याद होगा दिल्ली सरकार में जब सुप्रीम कोर्ट आदेश दिया था ट्रांसफर पोस्टिंग अब दिल्ली सरकार की होगी, तो तुरंत ऑर्डिनेंस ले आए थे। ये हम इनकी तरह नहीं है, और ना हम सत्ता का भी दुरुपयोग किया कभी। भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता का भी दुरुपयोग किया। हम लोग संविधान न्यायपालिका को मानने वाले लोग हैं, ये तो संविधान बदलने की बात करने वाले लोग। सुधांशु जी, ये लोगों ने तो अनुराग जी कह रहे हैं कि अब वो ईवीएम पे सवाल नहीं खड़ा करेंगे। अनुराग जी कह रहे हैं। अब मैं इनको देखिए अनुराग भदौरिया जी फ्रंटियर मेल की तरह बोल देते हैं और कितनी छिचोरी बचकानी बातें करने लगते हैं। भाई, गोल्ड प्राइसेस कोई भारत सरकार तय करती है, इंटरनेशनल मार्केट तय होता है। दूसरी बात, मार भड़बड़ बोलते बोलते ये बोल गए कि हमने एयरपोर्ट प्राइवेटाइज किए। ये बताइए, दिल्ली और मुंबई के एयरपोर्ट जीबीके और जीएमआर को हमारे जमाने में दिए गए, कहते हमने एयरलाइंस प्राइवेटाइज की। बताइए भैया, ये 1990 के दशक में सहारा एयरलाइंस नहीं सुने थे, दमानिया एयरलाइंस नहीं सुने थे, जेट एयरवेज किसके जमाने में आई? हमारे जमाने में, कांग्रेस के जमाने में। आज कुछ बोल देते हो यार, मतलब आते अपना बटन दबा देते हैं, जो पहले सुना था बोलने लगते हैं। बस मैंने ये 3 बातें एक्सपोज कर दी, उसके बाद दर्शकों को साफ समझ में आ जाता है कौन कितनी गंभीरता से बोलता है और कौन आके बटन दबा के टेप चालू कर देता है। हाँ, कितने एयरपोर्ट आपने? लखनऊ एयरपोर्ट किसको दे दिया आपने, जरा बताएंगे? लखनऊ एयरपोर्ट किसको दे दिया? पोर्ट आपने किसको दे दिया? इंडियन एयरलाइंस आपने किसको दे दी? जरा बता दीजिए आप, इंडियन एयरलाइंस आपने किसको दी है? तो आपने कितने हमारे जो एयरपोर्ट थे, जो गवर्नमेंट के एयरपोर्ट थे, आपने प्राइवेट के हाथों में दे दिए? क्या जीएमआर, हम आपसे पूछ रहे हैं, जीएमआर पहले गवर्नमेंट के पास था? जीएमआर प्राइवेट, यहाँ प्राइवेट एयरपोर्ट शुरू से था, बना था प्राइवेट, आज भी प्राइवेट है। आपने गवर्नमेंट एयरपोर्ट को प्राइवेट एयरपोर्ट को दे दिया, जैसे लखनऊ का एयरपोर्ट आपने प्राइवेट के हाथों दे दिया। क्यों दे दिया भाई? आपने रेलवे की जो यहाँ पे आप देखो, रेलवे का प्राइवेटाइज क्यों दिया भाई आपने? मैं सवाल आपसे सीधा सीधा, तो आप उसका जवाब नहीं देते। एक लाइन, अंजना जी फिर भदौरिया जी भड़बड़ाते हुए बोल गए कि दिल्ली का एयरपोर्ट तो बना ही प्राइवेट था, प्राइवेट को दे दिया। अरे भगवान, दिल्ली का एयरपोर्ट अंग्रेजों के जमाने से बना हुआ, आप कह रहे प्राइवेट था? तो गजब कुछ भी बोल देंगे आके और फिर उसको जस्टिफाई करने लगेंगे। बस इतना मेरा कहना था। अरे नया एयरपोर्ट किसने बनाया था? आशुतोष जी, आपका क्या टेक है इस पर? क्या विपक्षी पार्टियों को, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सबकी बात सुनी, सब पक्ष सुना, उन्होंने कहा वीवीपैट मशीन, ईवीएम का वीवीपैट से 100% मिलान नहीं मुमकिन है, ना ही कोई और व्यवस्था से वोटिंग होगी। इसमें बार बार विपक्ष को क्यों दोषी दिया जा रहा है, मैं तो समझ में नहीं पा रहा हूं। क्योंकि इसकी शुरुआत तो 2010 से हुई थी, और किसने की थी उसकी शुरुआत? उस वक्त के भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता, प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार लालकृष्ण आडवाणी ने की थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बेंगलोर में बाकायदा की थी। उसके बाद जीवीएल नरसिम्हा ने बाकायदा किताब लिखी थी, उस किताब के फॉरवर्ड को भी लालकृष्ण आडवाणी ने लिखा था। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के सांसद सुब्रमण्यम स्वामी सुप्रीम कोर्ट गए थे। तो जो 2010 से लेकर जो भी विपक्ष में होता है, वो अपनी हार के लिए खुद को जिम्मेदार नहीं ठहराता, वो अपनी हार के लिए वो किसी और को जिम्मेदार ठहराने की कोशिश करता। मुझे लगता है कि 2010 से जो ईवीएम पे शंका खड़ा करने की जो कोशिश थी, 2024 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब खत्म होनी चाहिए। अंजना जी, बड़ी कमाल की बात सुधांशु जी ने बोली अभी। गोल्ड इंटरनेशनल मार्केट कंट्रोल करता है, डीजल पेट्रोल कौन कंट्रोल करता है?
और हमारी रोजमर्रा की दाल चावल आटा कौन कंट्रोल करता है, और किसान की एमएसपी कौन कंट्रोल करता है? अरे इनको आवाज नहीं जा रही क्या? मेरे किसी सवाल का जवाब ही नहीं देते हैं। मैंने कमाल है, जब आप विपक्ष में अनुराग जी एक पहले सवाल का तो जवाब दीजिए। विपक्ष में रहते हैं तब तो ये चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं, आप जब सत्ता में आते हैं तो इंटरनेशनल मार्केट कंट्रोल करता है, तो आप झुंझुना बजाने के लिए क्या? किस लिए आप सत्ता में? जनता को सपना देके आए थे ना आप, क्या मांगेंगे तो महंगाई खत्म हो जाएगी, और आप हर चीज में बोलते हैं। डीजल पेट्रोल की बात करो तो कहते नहीं वो रेगुलेटरी सिस्टम कंट्रोल करता है। गोल्ड की बात करो इंटरनेशनल मार्केट कंट्रोल करता है। आटा कौन कंट्रोल कर रहा है भाई? चावल कौन कंट्रोल कर रहा है? दाल कौन कंट्रोल कर रहा है? किसान की इनकम यहाँ क्यों नहीं बढ़ पा रही, वो कौन? खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो दोस्तों वीडियो समाप्त हो चुका है, और यहाँ तक आप लोगों ने वीडियो देखा तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल वाले आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, जैसे जब भी हमारा वीडियो अपलोड होगा उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगी। तो चलिए वीडियो की बात कर लेते हैं। और वीडियो में आप लोगों ने देखा सुधांशु त्रिवेदी जी ने अनुराग भदौरिया को अच्छे से बताया। अच्छा, ये लोग विपक्षी पार्टियाँ हमेशा हमेशा जो है ईवीएम पर सवाल उठाती हैं, जब भी चुनाव हारती हैं बोलते हैं कि भाजपा ने जो है ईवीएम हैक कर लिया। इस पर जो है पूरी तरह से जो है रोक लग गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। और दोस्तों देखा जो अनुराग भदौरिया हैं उल्टी सीधी बातें करते हैं, इनसे जो सवाल पूछा जाता है उस पर जवाब नहीं देते हैं, आए बाएँ इधर उधर की बातें करते रहते हैं, जिससे इस पर सुधांशु जी ने इनको जो है आज बहुत अच्छे से जवाब दिया है। तो दोस्तों डिबेट कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह के वीडियो आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलते रहेंगे। मिलते हैं आपको किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।